हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एचपीएसएससी हमीरपुर का प्रीवियस ईयर का पेपर। और जैसा कि हम जो है डिटेल में जो है इन लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। जिसने भी जो है पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके चेक कर ले। हिस्ट्री का मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे उनको हम डिटेल में समझेंगे और उन सभी का प्लेलिस्ट आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहीं और जो है आपको इतना डिटेल में जानने को नहीं मिलेगा और ये मैं अश्योरिटी देता हूँ आपको। और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा कि आप लोगों के लिए जो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। लेकिन आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्लस हो सके तो चैनल को शेयर भी कर दें और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 171 क्वेश्चन से हिस्ट्री का सेशन कवर करेंगे। विच स्टेटमेंट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला बोलता है कि संस्कृति सामान्यता स्थायी थी, अश्वमेघ यज्ञ उन्हें ज्ञात था, गाय उसके लिए पवित्र थी और पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। तो कल्चर वाज जनरली स्टैटिक, हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नोन टू देम, काउ वाज सेक्रेट टू देम, या फिर पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम। देखो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्योंकि पशुपति जो महादेव हैं उनको वो पूजा करते थे, राइट। तो देखो, हड़प्पन कल्चर में ना दो इंपॉर्टेंट देवता हैं। एक थे मेल डाइटी, मेल देवता, या फिर वो हम बोले मेल गॉड थे। एक था फीमेल गॉड। एक क्या थे? एक फीमेल गॉड थी। फीमेल गॉड को बोलते थे मदर गॉडेस, ठीक है। फीमेल जो गॉड थी उनको मदर गॉडेस के नाम से जानते थे और जो मेल गॉड था उनको पशुपति महादेव के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मेल जो गॉडेस है वो है पशुपति महादेव, उनको जो है ये लोग पूजा करते थे। क्वेश्चन दूसरा बनता है कि पशुपति महादेव की जो सील्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो वो याद रखना है आपको, मोहनजोदाड़ो जो साइट है हड़प्पा की, वहाँ पे जो है हड़प्पन कल्चर में वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती हैं। मोहनजोदाड़ो में पशुपति सील देखने को मिली है, राइट। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। तो राखल दास बैनर्जी ने जो है 1922 में इसकी खोज करी थी। किसने? राखल दास बैनर्जी ने, आर्कियोलॉजिस्ट थे उस समय, और 1922 में जो है इन्होंने इसकी खोज करी थी। तो हड़प्पा की खोज किसने करी थी? हड़प्पा एक पर्टिकुलर साइट है, राइट। देखो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो जो है कैपिटल सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पा की खोज की थी किसने? बताइए कमेंट सेक्शन में। 1921 में हुई है। चलिए मैं ये बता देता हूँ, दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी ने उनकी खोज करी थी। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये किस किस कंट्री में फैली हुई है आज के समय में आप देखें तो ये इंडिया में थी, पाकिस्तान इसमें कवर होता है, और अफगानिस्तान। आप बोलेंगे अफगानिस्तान में कौन सी साइट है? तो अफगानिस्तान में इसकी दो साइट हैं, शोटुगई, ठीक है, एक का नाम है शोटुगई और एक है मुंडीगक, ठीक है। मुंडीगक करके जो है ये दो साइट हैं, मुंडीगक एंड शोटुगई। ये अफगानिस्तान में आज के समय में साइट्स है। ये उस समय ये दो साइट थी जहाँ पे अफगानिस्तान में, राइट। और इंडिया की तो साइट्स आपको पता ही है, साथ में अफगानिस्तान का भी आपको पाकिस्तान का भी आपको पता था, लेकिन अफगानिस्तान में भी दो साइट्स थी, राइट। अगला क्वेश्चन बनता है कि बताओ नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सबसे नॉर्थ वाली साइड में, उत्तर में जो थी वो थी आपकी क्या? मांडा, ठीक है, मांडा। और मांडा कहाँ पे? J&K के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में एक लोकेशन है मांडा, चिनाब नदी के किनारे। वो जो है नॉर्दर्न मोस्ट साइड थी, यानी कि सबसे उत्तर वाली साइड की साइड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगर पूछे साउथ में, सबसे साउथ में कौन सी वाली थी, तो साउथ में थी दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। तो ये साइट्स जो है ना एग्जाम में पूछी जाती है। तो नॉर्दर्न साइड हो गई मांडा, साउथ सदर्न साइड हो गई आपकी दैमाबाद। सबसे ईस्ट में, ईस्टर्न वाली साइड वो कौन थी? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में। और सबसे वेस्ट में थी सुतकांगेडोर, ठीक है। सुतकांगेडोर जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, एक पोर्ट सिटी थी ये। तो ये चारों दिशाओं में जो फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, एग्जामिनर अगर आपको पूछे कि बताओ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो आप आंसर देंगे मेसोपोटामिया,
ठीक है, मेसोपोटामिया जो थी सबसे पुरानी सभ्यता थी, पता होना चाहिए। देखो 4 इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सभ्यता। ठीक है, ये 4 थी और इन चारों में से सबसे पुरानी जो थी वो मेसोपोटामिया थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इसका टाइम पीरियड जो था 2500 से लेके 1750 तक का था, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड रहा है। कैपिटल सिटी मैंने आपको बता दी, राइट। और सबसे मतलब बड़ी विशेषता जो थी हड़प्पन कल्चर की वो क्या थी? वो थी अर्बनाइजेशन। ठीक, यहाँ का जो अर्बनाइजेशन था वो बड़ा सही था, उसके बारे में जो है ज़्यादा बात की जाती है। इसके अलावा देखिए पोर्ट सिटी कौन कौन सी थी यहाँ पे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जैसे सुतकांगेडोर है पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट है वो भी पोर्ट सिटी थी, लोथल इंडिया गुजरात के अंदर वो पोर्ट सिटी थी, अलाहडीनो, ठीक है, ये याद रख लेना, अलाहडीनो जो है ये स्मॉलेस्ट जो है साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, स्मॉलेस्ट साइट। लार्जेस्ट कौन सी है? राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर, राइट। सो ये बातें याद रखिएगा। इसके अलावा जो कॉटन और वूल जो है उनको जो है यूज़ करते थे, वो कॉटन और वूल याद रख लेना, इन दोनों का यूज़ करते थे क्लोथिंग में, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर। जो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था, राइट, जो कास्ट सिस्टम था वो किस लिए क्रिएट किया गया था? तो वो ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, यानी कि श्रम का व्यावसायिक विभाजन करने के लिए जो है वो किया गया था। देखो जो हमारा कास्ट सिस्टम था ना, वो स्टार्टिंग में जो आपका ऋग्वैदिक काल है उसमें आपको 4 वर्ण देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनकी जो ऑक्यूपेशन हुआ करती थी उसके हिसाब से उनको वो वर्ण दिया जाता था, राइट, ऋग्वैदिक काल से। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। लेकिन लेटर वैदिक काल, उसके बाद वाला जो समय आया, उसमें जो जन्म के आधार पे जो है कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑक्यूपेशनल के आधार पे जो है डिवीजन किया गया लेबर का, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 पे चलेंगे। सांथरा इज ए रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी। देखो सांथरा जो है ये जैन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जैनिज्म से रिलेटेड है। और इसको सुलेखना भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सुलेखना। ये एक रिलीजियस जो है प्रैक्टिस है जैन धर्म वाले लोगों की, जो कि क्या करते हैं कि ये वॉलेंटरीली जो है ना उपवास रखते हैं अपने आप को। तो ये भूखे जो पेट जो रह के जो है अपना शरीर त्याग देते हैं, खाना भी नहीं खाएंगे, खाना कम करते जाएंगे और पानी भी कम करते जाएंगे, और इस तरह से जो है ये मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, राइट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए होता क्या है, सुलेखना, या फिर इसको सांथरा भी बोला जाता है। तो ये इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर जैनिज्म की बात करें दोस्तों, तो 6th सेंचुरी में जो है इसकी शुरुआत जो है पूर्ण रूप से हुई थी, जब महावीर जो है तीर्थकर बनते हैं। अब तीर्थकर कितने हैं? 24 तीर्थकर इसके हुए हैं। तीर्थकर का मतलब होता है टीचर, ठीक है, जो मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। 24 तीर्थकर इसके हुए हैं। सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव थे, और लास्ट वाले 24 नंबर के थे महावीर, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। देन महावीर के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनका जन्म जो है 540 बीसी में, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ था क्वेश्चन पूछा आता है तो कुंड ग्राम में, ठीक है, कुंड ग्राम में जो है इनका जन्म होता है। एंड इनकी जो मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी के अंदर, ठीक है, मृत्यु जो हुई पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। 30 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने घर बार छोड़ दिया था, और अगले 12 साल तक जो है ये तपस्या में रहे, और इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। 42 साल की उम्र थी इनकी, 42 ईयर्स की उम्र थी, और कैवल्य, ठीक है, जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो गई, इसमें बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, जैसे आप बोलते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति कब हुई? 42 साल उम्र थी उस टाइम इनकी, 42 ईयर्स। इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था? पावा के अंदर दिया था पहला उपदेश, जैसे कि बुद्ध ने दिया था कहाँ पे? सारनाथ में, राइट। और देखिए ये जो 24 तीर्थकर थे जैनिज्म में, तो हर एक तीर्थकर को एक सिंबल दिया गया है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए महावीर को क्या सिंबल दिया गया था, तो लायन के सिंबल से इनको जाना जाता था। और पहले तीर्थकर जो थे ऋषभदेव, इनको जो है बुल का सिंबल मिला हुआ था, बुल के सिंबल से इनको जाना जाता था, राइट। सो याद रखिएगा, ओके। अब देखो जैन धर्म के जो सिद्धांत है, कुछ टेनेट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैन धर्म के जो है ना
जो सिद्धांत हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो 3 सिद्धांत हैं या फिर हम बोलें त्रिरत्न हैं, राइट। मोक्ष की प्राप्ति करनी है अगर आपको जैनिज्म को फॉलो करके, तो आपको 3 चीजें फॉलो करनी है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। ठीक है, एक्शन, नॉलेज और फेथ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 जो हैं इनके जो है सिद्धांत हैं जैनिज्म के, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं महावीर से रिलेटेड जो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो क्वेश्चन आप देखेंगे ना, अगर आप मेरे को मैं अभी वीडियोस जो बनाने लगा हूँ वो पिछले 5-6 दिनों से ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस बनाने लगा हूँ। तो अगर आप मुझे पिछले 4-5 दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपने स्टडी उस बेसिस पे करनी है कि जो टॉपिक रिपीट होता है तो उसको तो आपको कवर करके जाना ही है, क्योंकि आपको 1 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आ गया उस टॉपिक में से तो आधा नंबर मिलेगा, अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो आपको 1 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको तैयारी रखनी है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे तो मैं आपको एश्योरिटी दे देता हूँ कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है आप सिक्योर कर पाएंगे जीके सेक्शन में। ठीक है, जीएस सेक्शन में। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, 174 क्वेश्चन पे चलेंगे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच एम्परर रोट द प्ले नागनंद इन संस्कृत लैंग्वेज। तो नागनंद जो है एक प्ले है, किसने लिखा है और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। तो ये लिखा है हर्षवर्धन ने, जिनको हर्ष के नाम से भी हम जानते हैं। हर्षवर्धन की बात करें तो पुष्यभूति डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, जिसको वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पुष्यभूति हो चाहे वर्धन डायनेस्टी हो, सेम ही बात है। तो उस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। पुष्यभूति डायनेस्टी की अगर हम फाउंडर का जो है बात करें तो प्रभाकर वर्धन जो थे, जो कि हर्षवर्धन के पिता थे, उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, राइट। और जो हर्षवर्धन थे इनका जो जन्म हुआ था थानेसर में हुआ था। ठीक है, थानेसर हरियाणा में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, राइट। और कैपिटल सिटी क्या हुआ करती थी, कैपिटल थी इनकी कन्नौज। एग्जाम में पूछी आती है कि हर्षवर्धन के टाइम पे कैपिटल क्या थी, कन्नौज थी। इन्होंने बाद में हर्षवर्धन ने किसको अपनाया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया, अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, उसी प्रकार हर्षवर्धन ने भी बुद्धिज्म को अपनाया था, राइट। हर्ष को किसने हराया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्ष वॉज डिफीटेड बाय किसने, पुलकेशियन II ने। पुलकेशियन II ने इसको हराया था, राइट, 1618 में पुलकेशियन II के द्वारा। इसके टाइम पे भारत में चाइनीज यात्री हेनसांग आया था, याद रखेंगे। हेनसांग कब आया, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और इसने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेज करी थी इसकी, हर्षवर्धन की, कि ये काफ़ी जनरस राजा था और जस्टिस प्रोवाइड करवाता था सभी को, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन्होंने जो हर्षवर्धन है, इन्होंने कुछ किताबें लिख रखी हैं, क्योंकि पोइट भी थे या फिर राइटर थे एक बहुत तगड़े। तो इन्होंने अपनी किताबें लिख रखी हैं, जैसे कि रत्नावली। एग्जाम में पूछा आता है कि रत्नावली किसने लिखी है। इसके अलावा नागनंद, ठीक है, नागनंद, ये तो आपको क्वेश्चन में दिख गया ना। इसके अलावा प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इन्होंने संस्कृत में इसको लिखा था। तो तीनों के नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। अगली बार रत्नावली पूछ सकता है वो, या प्रियदर्शिका पूछ सकता है, ठीक है जी। तो इस बात जो है ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, विच राइटर हैज कॉल्ड अकबर्स दीन ए इलाही एज ए मोमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम। किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को बुद्धिमानी का नहीं, उसकी मूर्खता का स्मारक कहा है। तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ, ठीक है, ब्रिटिशर थे ये एंड हिस्टोरियन थे। और ये जो है विंसेंट स्मिथ ने ये बात इनको यहाँ पे कही थी, ठीक है। अब अकबर का अगर जन्म की बात करें, अमरकोट में इनका जन्म हुआ था 1542 में, ठीक है। कहाँ पे, अमरकोट में। अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, कब लड़ी थी, 1556 के अंदर, और जिसमें इन्होंने हेमू को हराया था, हेमू विक्रमादित्य को हराया था। बेसिकली हेमू जो था ये अफगानी फोर्सेस को लीड कर रहा था और इसको जो है इन्होंने मार दिया था, राइट। अब मेजर कंस्ट्रक्शन जो कि अकबर ने करवाई हैं, जैसे कि आगरा फोर्ट बनाया इन्होंने, आगरा फोर्ट जो है अकबर ने बनाया, राइट, जो कि लाल जो है सैंडस्टोन का बना हुआ है। इसके अलावा लाहौर और इलाहाबाद में इन्होंने फोर्ट बनाए थे, इलाहाबाद में फोर्ट बनाए थे। एंड देखिए इन्होंने फतेहपुर सिकरी
ठीक है। फतेहपुर सीकरी की खोज करी, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी बनाया। साथ में फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा इन्होंने बनाया, राइट। 176 फीट इसकी जो है टोटल लेंथ है, लंबाई है, और ये जो बनाया गया 1572 में इनके द्वारा बनाया गया था। तो इनकी सारी कंस्ट्रक्शन आपको याद होनी चाहिए। ये जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था इन्होंने जब गुजरात को जीता था उसके उपलक्ष्य में इन्होंने बनाया था, राइट। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में ही इन्होंने पंचमहल बनाया, ठीक है, पंचमहल बनाया। साथ में जोधाबाई पैलेस, जोधाबाई पैलेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है इनके द्वारा वहाँ पे की गई हैं, राइट। एंड देखो एक मैंने आपको चीज़ बताई यहाँ पे, हेमू को इसने मारा था। देखो हेमू जीतने वाला था, एक्चुअली हेमू जीतने वाला था, लेकिन इसको क्या है, इसको तीर लग गया था आंख में डायरेक्टली, और ये जो है अनकॉन्शियस हो गया था, उसके कारण जो है हेमू हारा था। तो कहा जाता है डायरेक्टली इसकी आंख में जो है तीर लग गया था, उसके बाद जो है ये वहाँ पे इनकी सेना हार गई थी, राइट। एक और चीज़ देखिए, अकबर ने अपनी खुद की टॉम बनाई है सिकंदरा के अंदर। याद रखिएगा, अकबर की टॉम कहाँ है, सिकंदरा के अंदर है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदरा कहाँ है, नियर बाय का आगरा, आगरा के समीप है सिकंदरा लोकेशन, वहाँ पे इसकी टॉम बनी हुई है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जैसे कि अकबरनामा ए अकबरी, वो किसने लिखी थी, अबू फजल ने लिखी थी। ये भी आपको याद रहना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया सिकंदरा इन्होंने स्टार्ट करवाई थी अपनी टॉम, कंप्लीट किसने करवाई, जहांगीर, इनके बेटे जहांगीर ने बाद में इसको कंप्लीट करवाया था, ठीक है जी। याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और ये इतनी बार रिपीट हो जाएंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में क्वेश्चन कि आपको जो है ये चीज़ें रट जाएंगी। बशर्ता आप मेरे जो लेक्चर्स जो हैं आप डेली बेसिस पे इनको फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं बुक को और आप जो है 5-6 महीने इन लेक्चर को डायरेक्टली फॉलो करते हैं तो आपका जीएस सेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट। तो जहांगीर की टॉम्ब कहाँ है, अकबर की टॉम्ब हमने देखी सिकंदरा में है, आगरा के पास, और जहांगीर की टॉम्ब जो है ये लाहौर में है, ठीक है जी। कहाँ पे है लोकेटेड, लाहौर के शाहदरा में, लाहौर के शाहदरा बाग है एक, वहाँ पे जो है इसकी टॉम्ब लोकेटेड है। जहांगीर की बात करें 1605 में ये राजा बना था, राइट। एंड इसके समय में जो है अर्जुन देव को इन्होंने एग्जीक्यूट किया था, जो 5th सिख गुरु थे उनको जो है इन्होंने एग्जीक्यूट करा था। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है तुज़ के जहांगीरी, तुज़ुक ए जहांगीरी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इन्होंने खुद लिखी है, याद रखिएगा, ठीक है जी। इन्होंने खुद लिखी है पर्शियन लैंग्वेज में। 1611 में इनकी शादी होती है मेहरुनिसा, जिसको नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है और जिनको लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा गया है। याद रखिएगा नूरजहां को क्या कहा गया है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लाइट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा गया, मेहरुनिसा या फिर नूरजहां को। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने है कि 1608 में इनके समय में जो विलियम हॉकिंस था इंग्लिश, ठीक है, वो इंडिया आया था। ये क्या चाहता था कि इंग्लिश जो है यहाँ पे फैक्ट्री बनाए, लेकिन इसने जो है परमिशन नहीं दी। 1608 में जब विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में तो इसको परमिशन नहीं मिली, और फिर 1616 में एक और जो है ब्रिटिश नागरिक आता है जिसका नाम था थॉमस रो, ठीक है। थॉमस रो को बाद में इसने परमिशन दे दी थी, इसको परमिशन मिल गई थी थॉमस रो को, एंड ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। तो गुजरात के सूरत में पहली जो है इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। किसके समय में, थॉमस रो आया था, इसने जहांगीर से परमिशन ली, और थॉमस रो को भेजा किसने था, किंग जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। उस समय किंग था जेम्स फर्स्ट, उसने इसको वहाँ पे भेजा था। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए जहांगीर का ओरिजिनल नाम भी पता होना चाहिए, सलीम था, राइट। सलीम इसका ओरिजिनल नेम था। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 या फिर 177। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भवे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। आचार्य विनोबा भवे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ना, ये पहला सत्याग्रह था जो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि विनोबा भवे के द्वारा किया गया पवनार महाराष्ट्र से। पवनार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से जो है इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 1940 को ये स्टार्ट हुआ था। अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि बताओ सेकंड पर्सन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, तब आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पहला सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया, विनोबा भवे ने किया, और दूसरा जो किया जवाहरलाल नेहरू ने किया।
विनोबा भावे की बात करें दोस्तों तो ये गांधी के जो है शिष्य थे, और इनकी एक मूवमेंट याद रखनी है आपने, ठीक है, भूदान मूवमेंट, जमीन देते थे। भूदान मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट करी? ये आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट करी थी, जिसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, राइट। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, 1983 में इनको भारत रत्न दिया गया था, और ये मरणोपरांत दिया गया था, यानी कि पोस्टमसली इनको ये दिया गया था। इसके अलावा रामन मैगसेसे अवार्ड भी इनको मिल चुका है 1958 के अंदर, ठीक है जी, भारत रत्न और रामन मैगसेसे अवार्ड। ओके, सो ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं जो कि ज़रूर पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के विभाजन के विरोध में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। तो ए इसका सही आंसर होगा। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1905 में स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा 1905 में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ओके, एक सेशन होता है बनारस में 1905 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 1905 का जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हुआ था बनारस के अंदर, और इसकी अगुवाई किसने करी थी? यानी कि इस समय जो प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है प्रेसिडेंटशिप में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट दिखाया एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को। यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट है मुख्य रूप से वो स्टार्ट हुई बनारस सेशन से, राइट, ठीक है। और मूवमेंट कब एंड हुई थी? 1908 में जो है ये मूवमेंट जो है एंड हो गई थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया पार्टीशन, तो पार्टीशन अनाउंस कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन को अनाउंस किया। कब किया था? 19 जुलाई 1905 को अनाउंस इस डेट को हुआ, लेकिन पूरा जो है लागू कब हुआ? ये हुआ था 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये लागू हो गया था पार्टीशन, और इसके लिए ही जो है यहाँ पे ये आपकी स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे चलाई गई थी। इसके साथ साथ इसके बाद एक और सेशन होता है 1906 में। 1906 का सेशन जो हुआ ये हुआ कलकत्ता के अंदर, ठीक है, और इसकी अगुवाई किसने करी? दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी जो थे इस समय प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1906 का सेशन कलकत्ता में हुआ। अब इसमें इन्होंने 4 रेजोल्यूशन पास किए। एक तो स्वराज का, याद रखिएगा कि स्वराज का रेजोल्यूशन कब पास हुआ है? 1906 में कलकत्ता वाले सेशन में। स्वराज का इनका मतलब था उस समय कि हम सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया की। इसके साथ साथ इन्होंने बायकॉट मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया। पहले इन्होंने 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करा और 1906 में बायकॉट मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया। यानी कि ब्रिटिश गुड्स जो भी हुआ करते थे उनको पूरा बायकॉट करना है, और साथ में स्वदेशी एजुकेशन अपनानी है और नेशनल एजुकेशन, ठीक है, स्वदेशी नेशनल एक ही बात है। तो यानी कि ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ बनी होगी उसका हम समर्थन नहीं करेंगे, हम स्वदेशी चीज़ें पहनेंगे, या फिर स्कूल भी जाएंगे, एजुकेशन जहाँ से भी लेंगे वो हम जो है नेशनल लेवल की लेंगे, मतलब अपने जो है अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही जो है हम लेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बायकॉट मूवमेंट भी स्टार्ट करी। तो सेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए कब हुआ था, कैसे हुआ था। इसके अलावा एक अगला सेशन जो हुआ इनका 1907 में, वो इंपॉर्टेंट है, सूरत में हुआ था ये सेशन, ठीक है, सूरत में हुआ था सेशन, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष थे, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर जो है यहाँ पे इन दोनों में स्प्लिट हो गया था। यानी कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी हम जानते हैं, 1907 के अंदर, जिसमें प्रेसिडेंट जो थे वो थे रास बिहारी घोष। एक्चुअली क्या था ना कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, जैसे जिसको लाल बाल पाल के नाम से आप जानते हो, बिपिन चंद्र पाल हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और लाला लाजपत राय हो गए, ये जो हैं आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम जो है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को जो है हम क्या बनाए? प्रेसिडेंट बनाए। अब इनका एक नॉर्म्स हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि प्रेसिडेंट उस जगह का नहीं बनेगा जहाँ पे ये सेशन हो रहा है। और सूरत कहाँ पे है? सूरत है आपका गुजरात के अंदर, लेकिन गुजरात उस समय बॉम्बे का पार्ट था, हम बॉम्बे बोलते थे इसको। और तिलक कहाँ से थे? तिलक थे बॉम्बे के, तो तिलक तो बन नहीं सकते थे। तो इस कारण जो है यहाँ पे रास बिहारी घोष को जो है यहाँ पे ये बनाया गया था। और इनके जो सोच थी इन दोनों की, एक्सट्रीमिस्ट लीडर की और मॉडरेट लीडर्स की थी, ये दोनों काफ़ी अलग थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में स्प्लिट
हो गया था, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है जी। अब बताने को मैं और भी चीज़ें बता सकता हूँ अननेसेसरी, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जैसे खाना भी खाते हैं ना, थोड़ा खाते हैं हम, एक बार में सारा खाना नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, डेली इन लेक्चर को देखो, नॉलेज मिलेगा, और डेली डेली जो है जैसे नॉलेज मिलता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है आराम से हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करके ले जाएंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 179 पे। What was the लाला लाजपत राय demonstrating against when he come to police brutality? लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा था? तो देखो साइमन कमीशन आया था उस समय, ठीक है, भारत में ये पहुंचा था 1928 में। साइमन कमीशन जो पास हुआ था, एक्ट जो पास हुआ था 1927 में पास हुआ था, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि भारत कब आया, अराइव कब हुआ भारत में, तो 1928 में हुआ था, और इसका ही विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और इन पे जो है लाठीचार्ज कर दी गई थी, राइट, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो साइमन कमीशन था ये आया क्यों था? तो साइमन कमीशन इसलिए लाया गया था ये स्टडी करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया है, कच्चा चिट्ठा जो भी इन्होंने किया वो सारा जो है इनके सामने रखना था, पब्लिक के सामने, मतलब इन्होंने उसका जो है रिपोर्ट तैयार करनी थी, उन्होंने स्टडी करनी थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, और नए स्टेप सुजेस्ट करने थे कि आगे क्या किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन नहीं था, इसी की चीज को लेकर जो है लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो है इसी के कारण इन पे क्या हो गया, लाठीचार्ज हो गया था। तो इंडियन नहीं था एक्चुअली इसमें कोई भी, इसकी जो कमीशन बना था इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये इसका आंदोलन किया गया। ओके जी, अब बात आती है लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय से रिलेटेड क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए? इनको पंजाब केसरी के नाम से हम जानते हैं, जिसको लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है जी। पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। इन्होंने आर्य समाज को भी जो है उसके साथ ये जुड़े थे, दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर इन्होंने आर्य समाज जो है, जो कि लाहौर में, इन्होंने उसका साथ दिया। साथ ही साथ ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मैंने आपको पहले बता दिया था, एंड इनको जो है बर्मा भेज दिया गया था। ये जो पॉलिटिकल एजिटेशन किया करते थे, जो आंदोलन था, उसके कारण इनको जो है बर्मा जेल में डाल दिया गया था। बर्मा आज के समय में क्या है? म्यांमार। तो बर्मा में जो है इनको 1907 में भेज दिया गया विदाउट ट्रायल, ओके। लेकिन इनको ये कुछ ही टाइम बाद वहाँ से छूट गए थे, क्योंकि इनके खिलाफ जो था ना सबूत नहीं मिला था कोई, ठीक है जी, तो इसलिए इनको छोड़ना पड़ा। होम रूल लीग न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने फाउंड की थी दोस्तों, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में जो होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं तो मान लो कि आप बिल्कुल सीरियसली स्टडी कर रहे हैं और वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, होम रूल लीग इंडिया में किसने स्टार्ट करी थी। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में इन्होंने स्टार्ट करी थी, याद रखिएगा। कब स्टार्ट करी? 1917 में, 1917 में, राइट। एंड इसके अलावा देखिए, ये प्रेसिडेंट जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, क्या बनी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी? 1920 में बनी थी, ठीक है। और उसके ये पहले प्रेसिडेंट थे, ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, या तो ये पूछ लेंगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी? 1920 में बनी, राइट। साथ ही साथ इन्होंने हिंदू रिलीफ मूवमेंट को स्टार्ट किया। क्या? हिंदू रिलीफ मूवमेंट। हिंदू रिलीफ मूवमेंट जो थी ना, ये किस लिए थी? ये 1897 में इन्होंने बनाई, फाउंड की, क्योंकि जो उस समय आप देखेंगे इंडिया फैमाइन, भुखमरी से गुजर रहा था, तो उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए जो है इन्होंने हिंदू रिलीफ मूवमेंट को 1897 में स्टार्ट किया था, राइट। साथ ही साथ इन्होंने 1921 में क्या किया? सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी स्टार्ट किया। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए। ये सारी चीजें आपको लाला लाजपत राय से रिलेटेड बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन जो है याद रखनी है, राइट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड सोवर्जिनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर? ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की थी? तो देखो, ये है 1858। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था भारत, उसको अबॉलिश कर दिया गया और भारत जो है डायरेक्ट क्राउन रूल के अंदर चला गया। अब रानी जो है उसके जो है अंडर चला गया भारत, यानी कि जो भी चीजें होंगी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करेगा वहां से इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं। उस समय वायसराय कौन था? देखो,
इसी के साथ क्या हुआ, पहले जो गवर्नर जनरल बोला जाता था उसका नाम चेंज कर दिया गया वॉइसरॉय। अब गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा, वॉइसरॉय बोला जाने लगा। और पहला वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था पहला वॉइसरॉय था। ये लास्ट गवर्नर जनरल भी है और पहला वॉइसरॉय भी है, कंफ्यूज मत होना, उसी को ही बदल के वो जो है वॉइसरॉय कर दिया था पोस्ट को। ठीक है, इसके साथ साथ जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई, उसको भी एंड कर दिया गया इसी एक्ट के साथ, 1858 का एक्ट। तो 1858 का एक्ट जरूर पढ़ लेना। एक और चीज लास्ट जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये जो 1858 का एक्ट जो था ना, इसको बोला गया एक्ट फॉर गुड गवर्नेंट ऑफ इंडिया। क्या था, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि विच एक्ट वाज नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये था 1858 का एक्ट दोस्तों। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो दिल से पसंद आता है दोस्तों तो लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। एंड आपने जो है चैनल को शेयर जरूर करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, हो सके तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलता रहेगा एक, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ थ्योरी पार्ट भी पढ़ते रहिए और यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपको आने वाले एग्जाम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।